नमस्कार छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी बेस्ट। आज आप सभी के समक्ष सर्वप्रथम मैं आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ कि आप कक्षा 12वीं में आ चुके हैं। और कक्षा 12वीं में आने के पश्चात ये हमारी पहली कक्षा है। पहली कक्षा में भी मैं आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, जैसे कि आप सबको विदित ही है कि आज हम इंटरनेट शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, इंटरनेट तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं आप सबको पढ़ाने के लिए। और इसके साथ ही हम पहली कक्षा प्रारंभ करेंगे। पहली कक्षा प्रारंभ करने के साथ साथ ही सर्वप्रथम हम आज ये जान लेंगे कि क्या कक्षा 12वीं में हमारे पास हिंदी विषय में कौन कौन सी पुस्तकें हैं, क्या इसका पाठ्यक्रम है। जैसे कि आप सभी को विदित ही है कि हिंदी में हमारे पास दो पुस्तकें हैं, आरोह और वितान। आरोह हमारी मुख्य पुस्तक है और वितान हमारी पूरक पाठक पुस्तक है। आप जान लेते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम छात्रों, मैं आपको पाठ्यक्रम के विषय में बता रही हूँ कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो मैं आपको अंकों के साथ विभाजन के साथ बता रही हूँ कि किस तरह से बोर्ड परीक्षाओं में आपके पास इस प्रकार के प्रश्न आएंगे और ये आपका पाठ्यक्रम है। सबसे पहले अपठित अंश देख लेते हैं। अपठित अंश में आपके पास अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश आएगा। अपठित गद्यांश आपके पास 10 अंक का आएगा और अपठित काव्यांश आपके पास 5 अंक का आएगा। दूसरा आपके पास है कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन। कार्यालय हिंदी में आपके पास किसी एक विषय पर रचनात्मक लेख आएगा। रचनात्मक लेख में वो आपके पास अनुच्छेद लेखन भी हो सकता है या फिर समाचार पर आधारित कोई लेख हो सकता है, जो कि आपके पास 5 अंक का आएगा। उसके पश्चात आपके पास आएगा कार्यालय पत्र। आप सभी को पता है कि कक्षा 11वीं में आप जैसे पढ़ चुके हैं कि कार्यालय संबंधित पत्र ही आपके पाठ्यक्रम में है, तो वो भी आपके पास कितने अंक का रहेगा, 5 अंक का। उसके पश्चात आपके पास पत्रकारीय लेखन और उसके आयामों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि हम मीडिया से संबंधित प्रश्न भी कहते हैं। और उसके साथ आपके पास बहुत सारे जैसे जनसंचार के माध्यम क्या है, समाचार किस प्रकार से लिखा जाता है, ये सब आपको बताया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है कविता, कहानी, नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित आपके पास प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि क्या होंगे, विकल्प सहित होंगे। विकल्प सहित अर्थात आपको किसी को करना होगा। उसके बाद आपके पास समाचार लेखन है। समाचार लेखन में फीचर लेखन और आलेख। आगे अब पुस्तकों की बात करते हैं। पुस्तकों में आपके पास आरोह भाग 2 है, जो मुख्य पुस्तक है। उसमें से आपके पास गद्यांश आएगा और गद्यांश में भी आपके पास गद्यांश कुल 6 अंकों का होगा, जिसमें भी विकल्प सहित क्या होंगे, 2 गद्यांश होंगे और आपको किसी एक ही गद्यांश को हल करना होगा। उसके बाद आपके पास काव्यांश आएंगे। काव्यांश में आपके पास सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और फिर उस पर ही आधारित लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपके पास जो दूसरी पुस्तिका है वो आपकी है वितान, और वितान से आपके पास लघुत्तरीय प्रश्न 2 या 2 से अधिक भी पूछे जा सकते हैं, जो कि कुल मिलाकर कितने अंकों का होगा, आपके पास 10 अंकों का होगा। छात्रों, इसके साथ ही ये कुल 80 अंकों का विभाजन हो गया पाठ्यक्रम का। आप 20 अंकों का आपके पास है, जिसमें कि आपके पास श्रवण 5 अंक का है और वाचन भी 5 अंक का है। और परियोजना कार्य जो है, जैसे कि हम सामान्य भाषा में प्रोजेक्ट वर्क भी कहते हैं, वो आपके पास 10 नंबर का है। कुल मिलाकर आपके पास 20 अंकों का जो है ये आपके पास क्या है, प्रोजेक्ट वर्क है। आगे छात्रों, ये आपके पास समस्त पाठों के नाम और लेखकों के नाम हैं, जो कि आपका आरोह और वितान दोनों पुस्तक के दिए गए हैं। ये आपके पास है आपकी पहली पुस्तक आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। अब
छात्रों, इसके साथ ही हम आज पहली कक्षा का हिंदी आरो भाग 2 से पहला पाठ गद्य खंड से प्रारंभ करेंगे। और पहला पाठ जो हमारे पास होगा, गद्य खंड से पहला पाठ करेंगे। पहला पाठ जो हमारे पास क्या होगा, भक्तिन। सर्वप्रथम महादेवी वर्मा जी के विषय में आप सभी अवगत हैं। पिछली कक्षाओं में आपने उनके कई रचनाओं को पढ़ा, उनकी कई कहानियों को भी आपने पढ़ा। और यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण कहानी, एक चर्चित कहानी जो है उनकी भक्तिन, वो कहानी आज हम पढ़ेंगे। प्रारंभ करते हैं। पहले थोड़ा सा हम महादेवी वर्मा जी के जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ और भारत की संस्कृति के स्वर, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं आदि थी। महादेवी वर्मा जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदी एक छायावादी युग का एक प्रसिद्ध नाम है और अपनी रचनाओं के लिए वो प्रसिद्ध हैं। साथ में ही हिंदी साहित्य में उनका एक बहुत बड़ा नाम है, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यहाँ तक कि भारत भारतीय जो उनकी रचना थी उसके लिए उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया था। किस तरह से आप पाठ को प्रारंभ करते हैं। महादेवी वर्मा जी का जो ये भक्तिन पाठ है वो जो स्मृति की रेखाओं से लिया गया है, जो कि प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जिसमें वो एक ऐसी स्त्री के विषय में वर्णन करती हैं जो कि बचपन से ही, जिसे हम कहते हैं कि साधारण भाषा में क्या अभागन कह सकते हैं, बचपन से ही संघर्षशील विषम परिस्थितियों में जीवन जीने वाली स्त्री के विषय में, और विषम परिस्थितियों में जीवन जीने के साथ साथ ही हार न मानने वाली, एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली महिला के विषय में उन्होंने वर्णन किया है। आप पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले महादेवी वर्मा जी भक्तिन के विषय में बताते हैं कि एक छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओंठों के कोनों को दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहल मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। लेखिका कह रही हैं कि एक युग का समय बीत चुका है जब भक्तिन पहले समय जो मेरे पास आई थी। और जब कोई भी जिज्ञासु अर्थात जो जानने वाला इस संबंध में कोई प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकें आधी पुतलियों को गिराकर और चिंतन की मुद्रा में पलकों को चिंतन की मुद्रा में आधी पुतलियों को गिराकर ठुड्डी को ऊंचे उठाकर विश्वास भरे कंठ से क्या उत्तर देती है कि तुम पचे का बताए ये 50 बरिस के संग्रहित है। अर्थात ये एक देहाती भाषा है जिसमें कहा है कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि हम 50 वर्ष से क्या रहे हैं, संग रहते हैं, अर्थात साथ रहते हैं। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरी हूँ और वह क्या हो गई है, 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है। इसका भक्तिन को पता ही नहीं। पता होता तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने के पश्चात क्या करेगी भक्तिन, यह आयु जो यह अवधि है वो 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भी भार क्यों ना ढोना पड़े। लेखिका भक्तिन के विषय में कहती हैं कि भक्तिन जो हम दोनों का साथ है उसमें से कोई भी आयु कम नहीं करना चाहती है, और वह अगर कुछ समय और बीत जाएगा तो वह उसको क्या बता देगी, 100 वर्ष से साथ रह रहे ये भी बता देगी। आगे बढ़ते हैं। सेवक धर्म में हनुमान जी की से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है, और नाम क्या है, लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी।
पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल कुंजिकाओं की रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने आपने में नाम के विरोधाभास लेकर ही जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताती। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए शेष इतिवृत्ति के साथ ही यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी भी उसका उपयोग ना करूं। उपनाम की प्रतिभा होती तो मैं सर्वप्रथम अपना उपनाम का प्रयोग अपने लिए करती। इस तथ्य को देहातीन को क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देकर उसका एक नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को भी पाकर क्या हो गई, गदगद हो गई। अब लेखिका कहती हैं कि ये भक्तिन जो उनकी एक कहानी है, उनको उन्होंने लगभग 4 परिच्छेद में विभाजित किया है। और जो पहला भाग है, जब लेखिका भक्तिन से मिली है, वो पहला भाग बता रही हैं कि सेवक धर्म में अगर मैं हनुमान जी से भी भक्तिन की स्पर्धा करूं, तो जिस तरह से हनुमान जी माँ अंजना के पुत्र थे, वैसे जो है भक्तिन किसी ऐसी प्रसिद्ध माँ की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या, अनाम जिसका कोई नाम नहीं, एक गोपालिका की कन्या थी, और उनका नाम क्या था, लक्ष्मी। लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी धन संपत्ति वैभव का प्रतीक होती है। लक्ष्मी आप सभी को ज्ञात है। आगे लिखिएगा कह रहे हैं, पर जैसे मेरी नाम की विशालता मेरे लिए क्या है, दुर्व्यय है। कि जैसे मेरा नाम महादेवी है, और महादेवी अर्थात महान देवी, लेखिका को लगता है कि मेरे नाम की जो विशालता है मेरे लिए वह क्या है, उचित नहीं है। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंजिकाओं में कुंचित में रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे ही लेखिका कह रही है कि भक्तिन का नाम लक्ष्मी होते हुए भी भक्तिन के माथे की रेखाओं में वो सब उसके नाम की जो नाम है, उसका कुछ भी उसकी भाग्य की रेखाओं में नहीं है, उनके माथे की रेखाओं में नहीं है। आगे लेखिका कह रही हैं कि वैसे सभी को ही अपने नाम के विरोधाभास के साथ जीना पड़ता है, और भक्तिन भी ऐसे ही हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो हम सब के साथ ही ऐसा होता है कि हम सब का ही जैसे नाम होता है, वैसा ही ज़रूरी नहीं है कि हम सब वैसे ही नाम के ही आधार पर अपना जीवन जिएं। जैसे मैं एग्जांपल के बताऊं तो किसी का नाम अगर हमने सुन लिया कि उसका नाम शांति है, और वह बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति की हैं, तो उसके लिए वो क्या है, एक विरोधाभास है। दूसरा एग्जाम्पल कि अगर किसी का नाम कर्ण है, और दान पुण्य का वो बिल्कुल भी एक अंश भी दान नहीं करना चाहते, तो वो भी एक विरोधाभासी है। और वही भक्तिन के साथ है कि नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मीन है, परंतु बचपन से ही गरीब है, विषम परिस्थितियों में जीवन जिया है, धन संपत्ति उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो उसके लिए क्या है, विरोधाभासी है। आगे लेखिका कह रही हैं कि पहले पहल जब भक्तिन मेरे पास आई थी, तो उसने मुझसे प्रार्थना की थी कि पूरी इतिवृत्ति अर्थात कथा कहानी सुनाकर, अपने जीवन की विषम परिस्थितियों को सुनाकर, बहुत सारी चीज़ों को बताकर उसने मुझसे ये प्रार्थना भी की थी कि मैं इस नाम को क्या ना करूं, उपयोग में ना लाऊं। इस चीज़ में लेखिका को भक्तिन बहुत समझदार लगती हैं, कि भक्तिन समझती हैं कि लक्ष्मी जो नाम है वो उनके लिए क्या नहीं है, उचित नहीं है। आगे कह रही हैं लेखिका कि यही बात सुनकर मैंने उस देहातिन की बात सुनी, और उसका नाम, उसके गले में जो कंठी माला थी वो देखकर उसका नामकरण क्या कर दिया, भक्तिन रख दिया। और ऐसे कवित्वहीन, ऐसे रसहीन नाम को पाकर भी भक्तिन क्या हो गई, गदगद हो गई। छात्रों, ये पाठ का पहला भाग था हमारा। आगे हम दूसरा भाग पढ़ेंगे, और आज के लिए मैं कुछ प्रश्न आपको दे रही हूँ, वो प्रश्न आपको हल करने हैं, और आपको अच्छे से तैयारी करनी है पाठ की।
पहला प्रश्न आपके लिए है कि भक्तिन अपना नाम क्यों छिपाती थी। एक बार फिर से मैं दोहरा रही हूँ कि भक्तिन अपना नाम क्यों छिपाती थी। दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि भक्तिन ने लेखिका से क्या आग्रह किया। भक्तिन ने लेखिका से क्या आग्रह किया, दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा कि सब अपने अपने नाम के विरोधाभास के साथ जीवन जीते हैं। तीसरा प्रश्न है कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा कि सब जीवन में अपने नाम के विरोधाभास के साथ ही जीवन जीते हैं। चौथा प्रश्न है कि भक्तिन की चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चौथा प्रश्न आप सबके लिए है कि भक्तिन की चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। छात्रों, ये सब प्रश्न अपने अपनी रफ उत्तर पुस्तिका में हल करने हैं और इन सब की तैयारी करेंगे। इसके बाद ही कल मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए भाग के साथ और एक नई कक्षा के साथ।